वेलकम बैक बच्चों। आज हम अपना बीएससी फाइनल ईयर के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बोर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन एंड फ्रोइंग कंडोन प्रिंसिपल कंसेप्ट क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो फर्स्ट टॉपिक है बच्चे वे है बोर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन। देखो बोर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन ने क्या बोला, इसने बोला कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस is several thousand times greater than electrons. Therefore, nucleus is considered to be stationary as compared to electronic transitions. Or we can say the electronic and nuclear transitions are completely independent of each other. ये हमारी डेफिनेशन अगर हमारे पास आता है कि बोर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। देखो इसने बोला था कि हमारे पास न्यूक्लियस है, इसका जो मास है ये बहुत ज़्यादा है, ये सेवरल थाउजेंड टाइम्स हाइयर है किससे, हमारे इलेक्ट्रॉन के मास से। अगर ये इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस है, तो क्या हुआ अगर ये ज़्यादा मास है तो ये जो मूव करता है ये स्लो मूव करेगा, वेरी स्लो मूव करेगा, वेरी स्लोली मूव करेगा। और ये कैसे मूव करेगा, फास्ट। कह रहे कि ये जब तक मूव करेगा इतने तो बहुत ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो सकती हैं, यानी कि यहाँ तक ये मूव नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस, उससे पहले क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसलिए क्या हुआ कि ये ज़्यादा स्लो मूव करता है, ये फास्ट, इसलिए दोनों ट्रांजिशन हमारे पास अगर मोशन है, एक न्यूक्लियर मोशन और एक इलेक्ट्रॉनिक मोशन, तो ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। इसलिए इसने बोल दिया कि देयरफॉर द टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, अगर हम मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात करें तो सम हो जाएगा क्या, दिस इज इक्वल्स टू एनर्जी, दिस इज ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई, ये न्यूक्लियर होता था हमारे पास। इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एक दूसरे के, इसके पास मूवमेंट नहीं हो पाती, वेरी स्लो मूवमेंट होगी न्यूक्लियस के अंदर। तो अब हमारे पास जो टोटल एनर्जी हो गया ई टोटल ऑफ ए मॉलिक्यूल, वो केवल सम हो जाएगा हमारे पास ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ यहां पर हमारे पास हम बोलते हैं जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है, जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है ये बहुत कम होती है कंपेरेटिव टू जो ई ट्रांसलेशन, ये बहुत ज्यादा कम होती है किससे, रोटेशनल से। रोटेशनल कम होती है किससे, वाइब्रेशनल से। वाइब्रेशनल कम होती है किससे, इलेक्ट्रॉनिक से। तो ये सबसे कम होती है मिनिमम, दिस इज द मिनिमम। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट दिस। इसको नेग्लेक्ट करने का एक और रीजन है क्योंकि ये दिस इज नॉट क्वांटाइज्ड, दिस इज नॉट क्वांटाइज्ड। ये हम हमारे लास्ट सेमेस्टर में बीएससी फाइनल के क्वांटम में हमने कर दिया क्योंकि ये जो एनर्जी है ये क्वांटाइज है। क्वांटाइज का मतलब क्या है, देखो क्वांटाइज का मतलब हो गया फिक्स एनर्जी, नॉट क्वांटाइज। क्वांटाइज का मीनिंग होता है, क्वांटाइज्ड का मीनिंग होता है कि फिक्स्ड एनर्जी।
एक तो ये बहुत कम है और दूसरा ये क्वांटाइज नहीं, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट दिस एज इट इज नॉट क्वांटाइज। देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ ए मोलिक्यूल इज इक्वल्स टू द ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक। ये बोल दिया किसने? बोर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन ने। तो इसको देख लेते क्या बोला। देखो, अगर मेरे पास एक मोलिक्यूल है, मान लिया कि वो H2 मोलिक्यूल है, या हमने बोला H2 यानी कि इस तरीके से H2 एक हाइड्रोजन मोलिक्यूल था, तो कह रहा है कि ये ट्रांसलेशन का मीनिंग होता है कि वो मोलिक्यूल अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं बना के या ऐसा, तो ये कहीं भी मूव कर सकता है, फिक्स ऐसा कहीं पे भी मूव। एक मोलिक्यूल है ये, तो कहीं पर भी मूव कर सकता है, इसको हम ट्रांसलेशन मोशन बोलते थे। रोटेशन का मतलब है कि वो रोटेट करता है मोलिक्यूल हमारे पास, ये ऐसे। वाइब्रेट का मतलब ये बॉन्ड आपस में ऐसे वाइब्रेट कर सकते थे, ये स्ट्रेच, अगर ये स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। और ई इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया कि अगर इसके अंदर हम एनर्जी दे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन हो सकता है, जो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं बच्चे। तो यहां पर लेकिन क्या बोले कि इसकी एनर्जी फिक्स होती है। क्या तो उसमें जो रोटेट करेगा मोलिक्यूल फिक्स एनर्जी से करेगा, क्या तो एक पर्टिकुलर लेवल से करेगा, उसके बाद वो फिक्स एनर्जी से फिर करेगा, वो फिक्स हो गया। ये हम लोग हमारी लास्ट सेमेस्टर के अंदर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कवर किया था और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने कवर किया था। तो देखा था कि इनकी एनर्जी फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि मोलिक्यूल किसी भी एनर्जी से रोटेट या वाइब्रेट कर सकता है, उसके जो एनर्जी लेवल होंगे रोटेशनल वाइब्रेशन की, वो क्या तो फिक्स होती है, उनकी एनर्जी फिक्स होती है। वो हम लोग देखा था यहाँ पे J0, J1, J2, J=3, और इसकी एनर्जी की टर्म में इनकी एनर्जी फिक्स थी। ऐसे ही वाइब्रेशनल V0 लिखा था लोवेस्ट एनर्जी लेवल को, फिर V1 लिखा था, फिर V2 लिखा था, यानी कि फिक्स होती है, इनकी अपनी मर्जी से नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर कोई भी एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशनल ये फिक्स नहीं होती मोलिक्यूल्स की, वो रेंडम हो सकती है, किसी भी टर्म्स में हो सकती है, वैल्यू हो सकती है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो टोटल एनर्जी है ये क्या हो जाएगी? रोटेशनल एनर्जी लेवल कितनी, उसकी टोटल रोटेशनल एनर्जी, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और ये जो एनर्जी है, दीज एनर्जीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दीज एनर्जी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्योंकि उस मोलिक्यूल के अंदर हमारे पास अगर बहुत कम एनर्जी तो रोटेशनल भी हो सकती है, इसलिए हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हैं। अगर थोड़ी सी ज्यादा है तो वो मोलिक्यूल वाइब्रेट, उसके अंदर वाइब्रेशनल मोशन में हो सकता है। अगर और ज्यादा एनर्जी उसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी पॉसिबल। तो ये था बोर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन। इसने कुछ नहीं बोला कि जो न्यूक्लियर मोशन है और जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अगर हम बात करें तो इसका जो टोटल सम होगा इन चार का सम हो जाएगा, क्योंकि हम न्यूक्लियर को हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं। और इसके अंदर हम ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स को या ट्रांसलेशनल एनर्जी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये क्वांटाइज्ड नहीं, इसकी फिक्स एनर्जी लेवल्स या फिक्स एनर्जी वैल्यूज नहीं होती हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल क्या होता है। इसके बाद हमारे पास आता है फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल। देखो फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसकी जो सिंपलेस्ट हम डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ए लार्ज नंबर ऑफ electronic transitions can take place during an complete vibrational motion। देखो क्या बोल दिया इसको, या क्या हम दूसरे बोल सकते हैं। इसने बोला कि देखो अगर मेरे पास एक मोलिक्यूल होता है, अगर मैंने फिक्स कर दिया, लाइक एक तरह से एक स्प्रिंग दिखाई, हम एक स्प्रिंग दिखा दिया बच्चे, ये इसका एंड पॉइंट हो गया स्प्रिंग का, इसको टाई कर। तो जब स्प्रिंग की हम बात करते हैं तो ये स्ट्रेच भी हो सकता है, कंप्रेस भी। तो अगर ये इसकी मीन पोजीशन है R, ये R डिस्टेंस था, आपने बोल दिया कि इसको एक फिक्स कर दिया, या मैं ए भी मोलिक्यूल बोलूँ, ए को मैंने फिक्स कर दिया, बी को मैं एक तरफ से स्ट्रेच करूँ, तो कह रहे हैं यहां से मैं इसको स्ट्रेच करके यहां तक ले जा सकता हूं। और वापिस से स्ट्रेच होने के बाद स्प्रिंग कंप्रेस भी होता है। तो ये यहां से एक बार स्ट्रेच किया हम लोगों ने, फिर ये क्या होगा, इस R से भी कम डिस्टेंस पे आ जाएगा, इधर कंप्रेस हो जाएगा ये। और फिर कंप्रेस, देखो पहले स्ट्रेच हुआ, फिर ये वापिस से इधर आएगा,
कंप्रेस होके मिनिमम यहां से यहां तक आ सकता है और उसके बाद ये दोबारा से वापस से अपनी मीन पोजीशन पे यानी कि इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। तो अगर मैंने इसको यहां पे आर डैश बोला, इसको आर डबल डैश, तो क्या होगा, आर डैश तो ग्रेटर होगा किससे, आर से, लेकिन जो आर डबल डैश है वो स्मॉलर होगा आर से, लेकिन तो इसको हम बोलते हैं वन कंप्लीट वाइब्रेशनल मोशन, कि वो इनिशियल पोजीशन से स्ट्रेच होके कंप्रेस होके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। तो कह रहे जब तक एक वाइब्रेशनल मोशन होगा मेरे पास कंप्लीट, तो उसके दौरान उस टाइम के अंदर अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स भी होंगे। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का मतलब, इसको अगर मैंने E0 बोला, इसको E1, इसको E2, तो कह रहा है कि इतने टाइम में तो मिलियंस ऑफ मेरे पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक की ट्रांजिशंस हो जाएंगी, डिपेंडिंग अपॉन कितनी हम एनर्जी दे रहे हैं। कि जब तक एक कंप्लीट वाइब्रेशनल चेंज होगा मेरे पास, उसके अंदर तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है यहां पर वो बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशंस होंगी वो फास्ट होती हैं कंपेरेटिव टू वाइब्रेशनल ट्रांजिशन बोल दो या इसको वाइब्रेशनल मोशन बोल दो कंप्लीट, या वाइब्रेशनल चेंज बोल दो, वाइब्रेशनल मोशन कंप्लीट बोल सकता हूं, कंप्लीट वाइब्रेशनल मोशन। ये तो था इसकी डेफिनेशन क्या होता है। अब इसको समझते हैं बच्चे, अगर एग्जाम में आता है तो हमें डेफिनेशन लिखनी, उसके 5 पॉइंट लिखने। उन 5 पॉइंट को समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि उसको लिखने से पहले एग्जाम में आएगा तो हमें क्या लिखना है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअली है क्या, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे शो करते हैं। तो बच्चे इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा हमारा जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि हम लोगों ने हमारे लास्ट सेमेस्टर में किया था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। उसके रिस्पेक्ट में ये ईजी हो जाएगा। देखो क्या हुआ, हम बोलते हैं कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं इस तरीके से। इसको अगर मैंने बोल दिया E0, दिस इज द ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, दिस इज E1 और दिस इज E2। तो हमारे पास मैक्सिमम यहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांजिशन करेगा। अगर वो यहां से यहां पे ट्रांजिशन करता है इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोलता हूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये E0 से E1 या E0 से E2 या E1 से E2, ये हमारे पास जो डिफरेंस एनर्जी का ये यूवी विजिबल रीजन में आता है, यूवी या विजिबल रीजन के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम करते हैं। अब क्या हुआ कि अगर मैं इसको अंदर देखता हूं, इसको जैसे हम माइक्रोस्कोप से इसके अंदर देखें, हम देख नहीं सकते माइक्रोस्कोप से यूजुअली इसके अंदर, लेकिन अगर हम देखें तो ये जो एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो एक सिंगल लाइन से हमें नजर आ रहा है, एक्चुअली इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर अलग अलग हमारे पास आते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। इस तरीके से ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से बना होता है बच्चे, ये कि एक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर बहुत ज्यादा क्या होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, इससे बना हुआ है इस तरीके से। तो मैं 2 दिखा देता हूं बना के। ऐसा कर दिया। अब ये E0 था, तो यहां पे हम इसको लिखते हैं लाइक V0, V1, V2, V3, V4, ये काफी दूर तक हम लिख सकते हैं ऐसे। अब ये क्या है, ये E1 का था, तो इसको मैं V01, V1 1, V2 1, V3 1, V4 1, ऐसे ही हमारे पास ये हो जाएंगे हमारे पास ट्रांजिशंस। तो ये E2 के लिए हो गया। देखो तो हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होता है उसके अंदर काफी ज्यादा क्या होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। जब हम लोगों ने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की थी तो हम क्या किया, हमें बोला कि जो मैक्सिमम जो अगर पॉपुलेटेड होता है हमारे पास ये ग्राउंड लेवल ही होता है, और हम लोग यहां से यहां पर ही ट्रांजिशन करते हैं V0 से या V0 से V2 तक। हम लोगों ने को वहां पे इन ट्रांजिशन को नाम दिया क्योंकि वो यहां से कहीं पर भी जा सकता है। हमारे पास उसके अंदर डेल्टा V की जो वैल्यू थी वो +-1 हम इस तरीके से दिखाते थे, हमारे पास उसका सिलेक्शन रूल भी था वहां पर। तो कह रहा है कि यहां पे ट्रांजिशन, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेटेड ये हम दिखाते थे कि जो हमारा V0 है ये पॉपुलेटेड है, तो कुछ यहां पर हो गया। तो हमारे पास फिर यहां से V1 पे अगर कुछ पॉपुलेशन है तो V1 से V2 जा सकता है, अगर V2 पॉपुलेटेड V2 से V3 ट्रांजिशन दी जा सकती है। तो यहां पर ये जो ट्रांजिशन को हमने बोल दिया था दिस इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, और ये वाइब्रेशनल क्या थी हमारे पास ट्रांजिशंस थी।
अगर अब जैसे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर एक वाइब्रेशनल, तो वहां पर हम लोगों ने बच्चे जो ट्रांजिशन दिखाई थी वो केवल E0 के रिस्पेक्ट में ही दिखाई थी, हम लोगों ने वो V0 डैश से V1 नहीं। तो अगर ये उसकी ग्राउंड एनर्जी स्टेट है, देखो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अगर ये उसकी क्या थी, ग्राउंड स्टेट थी, वाइब्रेशनल स्टेट, तो ये उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल दिया, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वहां पर हम लोगों ने इसको डैश से दिखाया, ये उसकी क्या होगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, कि यहां पर वो मॉलिक्यूल एक्साइट होके ये 0 लेवल में था पहले वाइब्रेशनल में, वो फिर 1 में जा सकता है, ज्यादा एनर्जी दूंगा और ज्यादा एनर्जी दूंगा तो V2 में जा सकता है। तो हम लोगों ने जो ट्रांजिशन दिखाई थी वो E0 लेवल के ही रिस्पेक्ट में दिखाई थी, सारी की सारी ट्रांजिशन, वो E1 के रिस्पेक्ट में नहीं थी। तो जो वाइब्रेशनल में हम ये ट्रांजिशंस की शो करते हैं इसकी, लेकिन अब फिर हमने और इसको डिटेल में देखें तो हमने देखा कि जो ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी बच्चे, इनके अंदर भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्या हुआ, देखो अगर इसको मैं रब कर सकता हूं, अगर इसको रब कर दिया तो आपको पता चल गया ग्राउंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो अब बोला कि इसके अंदर भी अगर हम डिटेल से देखें तो इसके अंदर भी हमारे पास इस तरीके से रोटेशनल एनर्जी लेवल आते हैं। तो ऐसे V1 के अंदर भी होंगे, इसको और डिटेल में देखें, इस तरीके से इक्वल एनर्जी लेवल पे रहेंगे। तो V2 V4 ऐसे इसके अंदर भी रहेंगे, डिस्टेंस सेम ही रहेगा बच्चे। अब ये क्या हो गया, इसको मैं बोलूंगा J0, यहां पर J1, ये J2, ये J3, ये J4, ये J से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आ गया, ये हमारे पास आ गया रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। अब हम लोगों ने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितने भी ट्रांजिशंस देखी थी वो हम लोगों ने यहां पर इस V0 के अंदर जो एनर्जी लेवल थे उन्हीं के बीच में ट्रांजिशन देखी थी, J0 से J1, J1 से J2, इस तरीके से, या J1 से J, हमने जो भी ट्रांजिशन दिखी थी वहां पर अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, वो हम लोगों ने V0 एनर्जी लेवल के अंदर जो हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है उनकी ट्रांजिशंस के रिस्पेक्ट में ही देखा था। तो अब यहां पर ये रोटेशनल एनर्जी लेवल थे, और जब हम इनकी स्टडी करते हैं हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राफ आता है या चार्ट आता है। जब हम वाइब्रेशनल करते हैं तो हम एक जो E0 के अंदर होता है ट्रांजिशन उसकी बात करते हैं, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे तो हम यहां से E0 से E1 या E1 से E0 इस तरीके से करेंगे। तो देखो अगर सबसे कम एनर्जी है तो हमारे पास केवल क्या होगा, रोटेशनल के अंदर ट्रांजिशन होगी। बहुत कम एनर्जी है तो इतने, क्योंकि ये इसी के अंदर लाइक करे तो बहुत कम एनर्जी तो रोटेशनल, अगर उससे ज्यादा एनर्जी तो मेरे पास क्या हो सकता है, वाइब्रेशनल, क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यहां पर ज्यादा तो वाइब्रेशनल चेंज। अगर और ज्यादा एनर्जी दूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो जाएंगे। अब देखो हमें यहां पर इसकी जरूरत है, यहां पे ये स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन रोटेशनल में ध्यान रखना कि हम लोगों ने केवल इन ट्रांजिशंस को ध्यान दिया था। अब हम लोगों अगर हम देखें कि जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस है हमारे पास, ये ट्रांजिशंस हो रही है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करते हैं। देखो ये V0, V1, V2, V3, V4 एक्चुअली है क्या, ये एनर्जी लेवल था, क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स है। देखो इस एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स है, थोड़ी ज्यादा एनर्जी होगी तो मॉलिक्यूल यहां पर होगा, और ज्यादा होगा तो यहां पर, वो मॉलिक्यूल कहीं बीच में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जो हमने बोला था जो ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल वो क्वांटाइज नहीं होते, वो ऐसे होते हैं, मॉलिक्यूल की एनर्जी डिफरेंस फिक्स नहीं होता, वो कहीं पर यहां कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या तो उसकी रोटेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल J0 में मिलेगा, क्या J1 में मिलेगा, या J2 या J3, ऐसे। तो ऐसे यहां पर भी ये आगे J की वैल्यू को डिफाइन करेगा अलग अलग। तो ये जो है ये उसकी ये फर्स्ट जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है उसकी वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, और उसके अंदर ये उसके क्या होंगे, रोटेशनल लेवल्स होंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम ये स्टडी करते हैं, ये करेंगे जीरो वाला, और इलेक्ट्रॉनिक में हम ये करेंगे। अब देखो क्या किया, अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉनिक जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हो रही थी हम रिप्रेजेंट किया, जो हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे किया बच्चे, देखो हम लोगों ने जो एक हार्मोनिक एन हार्मोनिक ऑसिलेटर बनाया था, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो देखो क्या होता था, हमने ऐसे बनाया था कि इस तरीके से कि ये जो हमारे पास यहां पर है ये V0 को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ, यानी कि इस तरीके से अगर मैं बोल दूं कि यहां पे ये लाइन बोला दी, ये V0 एनर्जी लेवल है, ये V1 है, यहां पर ये V2 एनर्जी लेवल है, या ये क्या हो गया V3 एनर्जी लेवल, या इसको V1 V2 V3 V4 बोलूंगा तो इसको क्या बोलूंगा मैं V0 बोलूंगा। तो मैंने यहां पे V0 बोल दिया। अब देखो क्या था, ये क्या मतलब है कि यहां पर अगर मैं ग्राफ बना रहा था इस तरीके से, अगर मैं एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करता हूं बच्चे,
जब हमने एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट किया था इसके ऊपर अलग अलग के ऊपर, तो क्या बोला था, अगर मेरे मोलिक्यूल होता लाइक ए बी मोलिक्यूल, तो इसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा यहां पर हाफ डिस्टेंस होगा मेरे पास, ए और बी के बीच में डिस्टेंस है। तो मैंने बोल दिया कि अगर मेरा ए मोलिक्यूल यहां पर उसको मैं फिक्स कर दूं तो बी यहां तक आएगा, इसके मिडल पॉइंट तक, बी पॉइंट, ये बी पॉइंट यहां पर, तो उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है मेरे पास, ये बी यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, बी आर ई बोल दिया मैंने। ये मैंने उसको पोटेंशियल एनर्जी कर्व बोल दिया, उसकी एनर्जी ऊपर की साइड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये ए बी मोलिक्यूल है, इतना है। अगर वो नॉर्मल है तो इतना है। अगर मैं अब ये क्या करूंगा, ये मोलिक्यूल्स होते हैं, स्प्रिंग की तरह होता है, हमें पता है इस तरीके से, तो अगर ये नॉर्मल वाइब्रेट नहीं करा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ रही होगा। अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा ये वाइब्रेट, अब ऐसा नहीं किसी भी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है, ये जो वाइब्रेशन होगा ये अलग अलग उसकी वैल्यू फिक्स है, क्या तो वो V0 एनर्जी लेवल मिलेगा या V1 में या V2 में या किसमें, V3 में। तो कह रहा है कि अब क्या हुआ बच्चे, अगर ये स्ट्रेच हुआ तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रहना था इसका नॉर्मली, तो अगर ये यहां पर इसके एनर्जी लेवल यहां पर एनर्जी है, तो अगर ये स्ट्रेच होकर यहां से यहां पर चला गया, बी मोलिक्यूल इलोंगेट होकर यहां पे गया, तो कितना ज्यादा कंप्रेस होकर, या कंप्रेस होकर इतना हो सकता है कि बी आइदर इलोंगेट हो गया, जब हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो क्या होगा, जैसे जैसे हमें पता है कि उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, मोलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो जो स्ट्रेच ज्यादा होने लग जाएगा मेरे पास, उसके अंदर क्या हो गया, जो स्ट्रेचिंग होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेचिंग इंक्रीज होगी, इसका मतलब मैंने बोल दिया कि अगर जब एनर्जी ज्यादा, स्ट्रेचिंग ज्यादा, इसका मतलब क्या है, वो हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चला गया। किस में चला गया, हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में चला गया। इसका मतलब उसकी जब वो वाइब्रेशन में जाएगा, उसकी जो बोन लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस ग्राफ के अंदर हम क्या दिखाते हैं कि ये एक कंप्लीट जो ये ग्राफ बना दिया। अब हम इस ग्राफ को, तो मैं एनहार्मोनिक के लिए जब आप देखोगे तो ये इस तरीके से टिल्ट ऐसा चला जाता है बच्चे, इस तरीके से टिल्ट हो गए, तो यहां पर ये बहुत पास आ जाते हैं हमारे पास। ये देखेंगे क्या होता है, ये Vn तक चला जाएगा मेरे पास। देखो V0 का मतलब था कि ये हमारे पास उसकी ग्राउंड एनर्जी लेवल थी, तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वहां पर हम लोगों ने इसको ऐसा दिखाया जाता है। एक्चुअली में देखो तो V0, इसको V0 बोलेंगे, इसको V1। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं वाइब्रेशनल में, तो इसको क्या बोला जाता है, इधर V0, इसको V1, ये V2, ये V3, ये V4, कि ये एनर्जी रहेगी और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। लेकिन अब वो थोड़ा सा जब उसको एनर्जी दे दी, तो जो मोलिक्यूल पहले बहुत स्ट्रेच नहीं कर रहा था इस तरीके से, ये डिस्टेंस था, तो वो हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी स्ट्रेच और वाइब्रेशन मोशन की। तो जब ये वाइब्रेशन मोशन में आ गए, यानी कि वो कंप्रेस और ऐसा वाइब्रेट करने लग गया, पहले मोलिक्यूल था तो पहले वाइब्रेट नहीं कर रहा था, तो यहां पे इंटरन्यूक्लियर, लेकिन अब वो करने लगे तो एक बार इंक्रीज होगा, डिक्रीज, तो यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज ये मिनिमम हो सकती है उसकी बी मोलिक्यूल की। फिर और ज्यादा एनर्जी दूंगा तो और ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करेगा, तो वो ज्यादा करेगा, तो उसका देखो अब जो ये बी यहां पे था, पहले बी मोलिक्यूल यहां पे था, अब वो देखो और ज्यादा यहां पर जा सकता है या कंप्रेस होकर इस साइड आ सकता है। और ज्यादा एनर्जी दूंगा तो यहां की बजाय वो कहां होगा, यहां। इसका मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है मेरे पास, पहले एनर्जी इतनी थी, पहले ये एनर्जी थी, तो उसकी एनर्जी यहां पर थी, ये एनर्जी थी V0, यानी कि ग्राउंड स्टेट में। फिर जब हमने इसको थोड़ी सी एनर्जी दी तो फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी में चला गया, उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस R से ये R1 बोल सकता हूं, यहां से यहां तक, इस पॉइंट से लेके यहां तक। फिर और ज्यादा एनर्जी तो V2 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चला गया, उसका डिस्टेंस ये R2 बोल दिया। फिर थर्ड उसका यहां पर आ गया, यानी कि A मोलिक्यूल यहीं पे फिक्स है लेकिन B यहां पर आ गया, और जो कंप्रेस होके यहां पर आ सकता है फिर, यानी कि वो वाइब्रेट करने लग गया। तो एक बार वाइब्रेट करता है तो उसका डिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है, फिर कंप्रेस होगा तो डिक्रीज। तो ये हमने दिखा दी, यानी कि ये कंप्लीट E0 एनर्जी लेवल, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ, ये E0 को कर रहा है, यानी कि E0 के अंदर जो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल था, उसके अंदर ये V0, V1, V2, V3, V4 एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। और जैसे जैसे इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हम बोलेंगे कि वो हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में होगा। यहां पर क्या हो गया एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में कि बच्चे अब आप उसको जो स्ट्रेच करवा रहे हो, यानी कि वो वाइब्रेट कर रहा है मोलिक्यूल, जो वाइब्रेट कर रहा था मोलिक्यूल यहां से, वो यहां था, ये यहां से मैक्सिमम एक पॉइंट जा सकता है, यहां तक वाइब्रेट ही हो सकता है। अगर इसके बाद और वाइब्रेट करेंगे तो बीच में से बॉन्ड ब्रेक आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, इस पॉइंट के बाद अगर मैं और ज्यादा इसको, ये एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं, अगर इसको मैंने बोल दिया Vn, तो अगर इस Vn
Vn के बाद में और ज्यादा एनर्जी दूं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसकी हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं। क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि जैसे ही Vn तक जाऊंगा इस लेवल तक, इसकी इतनी एनर्जी ताकि उसका बॉन्ड ब्रेक ना हो, ये लास्ट पॉइंट था। लेकिन जैसी एनर्जी और दूंगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो और जब बॉन्ड ही ब्रेक हो गया तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना बंद कर देगा, वाइब्रेट ही नहीं करेगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल नहीं आएगा। तो हमारे पास इस तरीके से दिखाते हैं। एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब होता है बच्चे कि ऐसा ऑसिलेटर, यानी कि एक ऐसा AB मॉलिक्यूल एक ऑसिलेटर हो गया जब वो दो मॉलिक्यूल से बना होता है कि जब मैं उसको ज्यादा एनर्जी दे दूं तो एक वो पर्टिकुलर लेवल तक ही स्ट्रेच कर सकता है, उससे ज्यादा एनर्जी देने पे उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है जिससे उसकी एनर्जी ना पड़े तो हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं। लेकिन जब हार्मोनिक दिखाते हैं तो उसका ग्राफ हम केवल ऐसा ही दिखाते हैं कि वो बॉन्ड कभी भी इंफिनिटी तक भी अगर स्ट्रेचिंग करें तो उसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। तो यहां पर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ रही का मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और ये क्या है उसकी एनर्जी। तो ये हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था हमारे पास जब हम लोगों ने हमारी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी किया था। अब इसी का यूज हम यहां पे करने वाले हैं। देखो, लेकिन यहां से हमने दो कंसेप्ट समझे कि जब भी हमारे पास मॉलिक्यूल V0 से V1 जाएगा, V1 से V2, यानी कि वो हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जाता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। इसका मतलब उसके अंदर स्ट्रेचिंग या उसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज का मतलब वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में, और जब हाई वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में होगा तो उसका मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। तो यानी कि पहले इतनी थी तो बाद में इतनी हो गई, फिर बॉन्ड लेंथ इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई कि वो ज्यादा एनर्जी से क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा था। अब इसका यूज करने वाले, देखो ये ग्राउंड लेवल के लिए था। अगर ऐसे ही अब हम E1 के लिए बनाएं या हम क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प लेंगे उसके अंदर बाद में, अब देखो अच्छे यहीं पे बना देता हूं। क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बताई थी कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास, अगर एक ग्राफ बनाता हूं यहां पर, तो मान लिया कि ये इस तरीके से हम लोगों ने बनाया कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल बोला। देखो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जो हम एनर्जी लेवल दिखाते हैं वो V0 से डिनोट करते हैं, लेकिन जब हम पार्टिकल इन ए बॉक्स की बात करते हैं तो जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल उसको मैं 1 से डिनोट करता हूं, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल 1 है। यहां पर हम 0 वाले को फर्स्ट बोलते हैं। यहां पर n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। अब हुआ क्या? तो कह रहे कि अगर ये एनर्जी लेवल है यहां पर हमारे पास, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी मॉलिक्यूल कहां प्रेजेंट होगा। तो यहां पर अब क्या करें, जब वो ग्राउंड लेवल में एक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल ने बॉक्स बोले, हमने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर वो ग्राउंड लेवल के अंदर हुआ तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है पाने की वो कहां सबसे ज्यादा होती है? कि ग्राउंड लेवल के अंदर, वो मिडल के अंदर ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है साई स्क्वायर यहां पर। लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट एक्साइटेड लेयर बोल दूं, यानी कि ग्राउंड था तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राउंड को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड को n इक्वल्स टू 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे जैसे मेरी एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग होने की वो इस तरीके से हो जाती है, यानी कि वो कॉर्नर्स के पास ज्यादा चला जाता है इस तरीके से बच्चे। ये आप पेंडुलम की तरह समझ सकते हो कि एक टाइप से अगर एक वॉच है हमारे पास जिसके अंदर पेंडुलम, एक तरीके से वॉच का जो पेंडुलम है वो लेफ्ट या राइट में जा सकता है। जब वो ग्राउंड, ये इस तरीके से यहां पर भी जा सकता है और यहां पर भी। तो क्या हुआ कि जब वो ग्राउंड स्टेट में, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उस मॉलिक्यूल की बोलेंगे। जब हम क्वांटम पढ़ते हैं तो मॉलिक्यूल की बात करते हैं। एक मॉलिक्यूल ग्राउंड लेवल के अंदर उसकी जो प्रोबेबिलिटी पाने की वो बीच वाले यहां पे रहेगा। फर्स्ट स्टेट के अंदर वो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो यहां पर मैक्सिमम रहेगी और यहां पर, फिर और ज्यादा एनर्जी होगी तो यहां पर आएगी। अब उस मॉलिक्यूल की जगह, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास यहां पे जब मॉलिक्यूल नहीं इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो मैं इसको यहां पे एक मॉलिक्यूल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की भी हम बात करें तो अगर वो ग्राउंड लेवल में, तो जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो बीच में रहेगी, फिर फर्स्ट एनर्जी लेवल में वो यहां पे चली जाएगी। इसका मतलब क्या आप समझ सकते हो कि अगर एक पेंडुलम की तरह है तो पहले इलेक्ट्रॉन मिडल में था, जैसे जैसे वाइब्रेट करेगा तो करेक्ट उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कॉर्नर्स पे ज्यादा चली जाएगी, क्योंकि कॉर्नर्स पे जैसे जाएगा तो इसकी स्पीड यहां पे मिनिमम हो जाएगी, फिर नीचे आएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा और दूसरी तरफ जाने के बाद भी इसकी जो मूवमेंट वाली स्पीड है वो कम रहेगी। तो जैसे जैसे हम हाई एनर्जी लेवल्स में जाते हैं तो जो मॉलिक्यूल की या इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होगी पाने की वो कॉर्नर की तरफ इंक्रीज हो जाती है। ये उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम बोलते हैं हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी लेवल्स के लिए। ये हम उसको एनर्जी लेवल्स ऐसा लिख सकते हैं कि एक साइड हम इसको लिख सकते हैं एनर्जी लेवल
और एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी या एनर्जी लेवल्स, प्रोबेबिलिटी इन एनर्जी लेवल्स, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऐसा ही कि यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर हमने बोल दिया इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, ये इस साइड जाएंगे तो इंक्रीज होगा। तो ये अब हमने प्रोबेबिलिटी की रिस्पेक्ट में भी ग्राफ बनाया और ये हम लोगों ने नॉर्मल उसके जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हो रही थी इसके रिस्पेक्ट में। अब बच्चे देखो 3 केस हो सकते हैं हमारे पास जब हम फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल करते हैं। तो क्या हुआ कि अब हमारे पास ये बोलता है कि जब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन E0 से E1 में जाएगी, तो अब बच्चे ध्यान देने की बात, तो अब ये क्या है, V0 से ये V01 में भी जा सकता है, V0 से ये V01 डैश में भी जा सकता है, V0 से लेके V2 डैश में भी जा सकता है, क्योंकि जब ये ट्रांजिशन हो सकती है तो जो डेल्टा V में चेंज आएगा, जो डेल्टा V यानी कि कितने पे +1 जाएगा, 2 जाएगा, 3, क्योंकि ये यहां से यहां पर जाएगा तो ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में ये E0 से E1 मॉलिक्यूल चाहिए यहां पर है, लेकिन वो है तो E0 में, अगर वो V1 में तो भी किस में, E0 में, अगर वो V2 में तो भी किस में है, E0 में ही। तो अब मैं जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करूंगा तो हम जो ट्रांजिशन करते हैं वो E0 से E1, तो अब यहां पर वो V0 से V01 में भी जा सकता है, V0 से V1 डैश में, या V1 से V1 डैश में, V1 से V2 डैश में, वो डिपेंड करेगा कि नीचे कौन से वाइब्रेशन में प्रेजेंट है। तो यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पे नो रेस्ट्रिक्शन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जब हम बात करते हैं इस V के बारे में कि डेल्टा V में क्या चेंज आएगा, तो यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब कहने का क्या मतलब हो गया बच्चे, इस तरीके से हम 3 ग्राफ बनाए, इस तरीके से एक ग्राफ बनाया हम लोगों ने, ये E0 एनर्जी लेवल का था, ये अगर अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको V0 की जगह इसको V0 ऊपर दिखाते हैं। देखो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्या नहीं होना, कि जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो जो हम ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ हम इस तरीके से बनाते हैं कि यहां पर इसको ले जाके यहां पर V0 दिखाते हैं, ये V0, फिर ये V1, फिर इसको V2, फिर इसको V3, सो ऑन करके, और इस तरीके से एक ग्राफ। लेकिन जब हम यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं तो V0 को मैं ऊपर दिखा रहा हूं, इसको V0 नहीं कर रहा हूं मैं कंसीडर, यानी कि मेरा ये ग्राउंड एनर्जी लेवल ये हो गया, वहां पर इसको ग्राउंड बोला था, यहां पर ये नहीं, ये हमारे पास फर्स्ट। अब ये क्या हो गया V1, ये क्या हो गया V2, इस तरीके से। अब ये हो गया, ये किसका हो गया, ये हो गया E0 एनर्जी लेवल का। अब क्या है, इसके ऊपर अगर मैं E1 के अंदर चला जाऊं, E1 के लिए प्रेजेंट करूं, तो E1 के लिए देखो क्या है, पहले एनर्जी कम थी, E1 में जाऊंगा तो मेरी एनर्जी ज्यादा होगी। अब ज्यादा होगा तो वहां पे भी तो मेरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेट करेगा तो मेरे पास यहां पर बच्चे 2-3 केस आ सकते हैं कि यहां से ये डिस्टेंस था RE, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस RE, यहां से अब क्या हो सकता है कि मेरे पास एक बार जैसे इसकी हाइट है, इसी हाइट के ऊपर ये RE डिस्टेंस यहां पर आ गया, V0 डैश, V1 डैश, V2 डैश, ये इस तरीके से चला जाएगा, V3 डैश और कंटिन्यूस। ये किसके लिए है, E1 के लिए था। यहां पे इसको मैंने बोल दिया, इसकी डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये यहां से यहां तक RE डैश, ये किसका है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यहां पर एनर्जी इंक्रीज, यहां पर भी ये एनर्जी इंक्रीज। अब अगर आप ध्यान देखें तो ये हम केस 1 बोल सकते हैं। केस 1 में हुआ क्या कि RE को हमने बोला है RE डैश के, कहने का मतलब है एनर्जी तो हमने दे दी है, एनर्जी हमने वहां पर दे दी है, लेकिन जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो सेम होगा। देखो ध्यान देना क्या बोला है, एनर्जी ज्यादा इसमें तो ऊपर ज्यादा है, डिपेंड करता है, लेकिन अब उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है। अगर ये तो होगा ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था एक टाइप से कि जैसे जैसे मेरी एनर्जी बढ़ेगी वाइब्रेशनल, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहां पे हमने माना कि क्या है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर हम सेम माने कि भाई सेम है फिलहाल ऐसा, तो जो मेरी ट्रांजिशंस होगी इस ग्राउंड लेवल में मेरा मॉलिक्यूल कहां प्रेजेंट होता है, देखो यहां पर, इस पे मैक्सिमम बीच में यहां प्रेजेंट होगा, और अब उसकी जो यहां मैक्सिमम यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ऊपर वाले का भी डिस्टेंस सेम है। तो जो मेरी ट्रांजिशन होगी जब वो R इक्वल्स टू RE डैश होगा, ये माना हुआ हम कि अगर उसका डिस्टेंस सेम ना हो, मॉलिक्यूल हाई एनर्जी लेवल में है और वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी मेरा
इलेक्ट्रॉनिक E1 एनर्जी लेवल का था, E1 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, तो मेरी जो ट्रांजिशन होगी V नोट से वो V नोट डैश या इसके अंदर जाएगी बच्चे। यहां पे ट्रांजिशन दिखाता हूं कैसे, V नोट से किस में जाएगी, V नोट डैश या जीरो एनर्जी लेवल से जीरो में जाएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, यहां तक ऐसा। तो जो मैक्सिमम ट्रांजिशन अगर सेम है तो मेरे पास में जीरो से जीरो, ऐसा जब मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिखाऊंगा जीरो से जीरो हो सकता है। अदरवाइज ये कह रहा है कि ये जीरो से जीरो में तो जा ही रहा है, ये जीरो से लेके वन में भी जा सकता है, ये जीरो से लेके टू में भी जा सकता है, किसी में भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डेल्टा वी के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मॉलिक्यूल कहीं पर भी जाए। वो जीरो से जीरो वन में भी जा सकता है, जीरो से वन में, वो जीरो से टू में, जीरो से थ्री में। तो अगर या जीरो से जीरो में, तो इन सब की जो इंटेंसिटी होती, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता इस तरीके से, इंटेंसिटी, अगर मैं इधर इंटेंसिटी दिखाता हूं, दिस इज इंटेंसिटी, और यहां पे हमारे पास जीरो से ये जीरो जीरो, ये जीरो वन, और यहां पर ये पॉइंट लगा देता हूं जीरो टू, और इस तरीके से ये जीरो थ्री, क्योंकि वो कहीं पर भी जा सकता है, ऐसा तो नहीं है वो जीरो से जीरो पे जाएगा। तो मेरे पास जीरो से जीरो वन में भी जाने की जितनी इंटेंसिटी का ग्राफ आता है उतना ही जीरो से वन में, उतना ही जीरो से टू में, उतना ही जीरो से थ्री में, क्योंकि वो किसी में भी जा सकता है, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। ऐसा उम्मीद की थी, हमें ऐसा मिलना चाहिए था, ऐसा मिलना था, लेकिन एक्चुअली में हमें क्या मिलता है कि यहां पर हमारे पास किसी में भी जा सकता था, लेकिन बच्चे जब अगर डिस्टेंस सेम है तो जीरो से वन में भी जा सकता है, वन से टू में भी जा सकता है, या जीरो से कहीं ऊपर में भी जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम वो जीरो से जीरो में ही जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम क्या जो पॉपुलेशन रहेगी वो किस में रहेगी, यहाँ पे जीरो पे है, और यहां पर भी वो जीरो में ही जाएगा, क्योंकि यहां पर भी वो मिडल के अंदर ट्रांजिशन हो रही, क्योंकि यहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्स। तो जो एक्चुअल में हमें ग्राफ मिलेगा कि इसके अंदर जो इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के ग्राफ की हम बात करेंगे, इंटेंसिटी की बात करूंगा, इंटेंसिटी की, तो जो जीरो और वन वाला है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, जीरो और जीरो वाले की। उसके बाद जीरो और वन वाले की डिक्रीज हो जाएगी, इससे कम, फिर और ज्यादा कम। एक्चुअल में हमें ग्राफ ऐसा मिलेगा, केस वन, ये ऐसा ग्राफ ऐसा मिलना था, लेकिन हमें ऐसा मिलता है। देखो ये हम लोगों ने पहले समझा था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई हमारे पास की एनर्जी लेवल हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको, हम वहाँ पे अगर मॉलिक्यूल होता तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी पाई जाने की संभावना थी, इसमें कहाँ मैक्सिमम हो सकता था, इसमें कहाँ मैक्सिमम हो सकता था। अब हमने केस माना कि ग्राउंड स्टेट में अगर कोई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है तो मेरा मॉलिक्यूल फर्स्ट एनर्जी लेवल में था, लेकिन वहाँ पर एनर्जी तो बेशक से ज़्यादा थी, वो हाई एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन हमने मान लिया कि बाई चांस वहां पर उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम होता तो अब कौन सी ट्रांजिशंस की मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई रूल नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मेरे पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होनी थी वो जीरो से जीरो की, जैसी जीरो जीरो की होनी थी वैसी जीरो वन, वैसी जीरो टू, लेकिन एक्चुअल में हमें ये मिलता है, एक्चुअली में ऐसा ऑब्जर्व मिलता है, सभी की सेम नहीं मिलती ये वाली। और इसका रीजन भी क्या हो गया, इसका रीजन ये हो गया क्योंकि यहां पर इसकी जो ग्राउंड स्टेट में जो हमने यहां पे देखो n इक्वल्स टू 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये ग्राउंड को बोला हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स में n इक्वल्स टू 1, लेकिन यहां पर इसको हमने ग्राउंड यहां पर v नोट को बोला हुआ है, इसलिए हमने देखो ये वाइब्रेशनल में हम ऐसा दिखाते हैं नीचे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको वी नोट, नीचे वाले को वी नोट बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक बोलता हूं तो मैं वी नोट को ऊपर दिखाता हूं क्योंकि मेरे को यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी दिखानी, प्रोबेबिलिटी इस वी नोट में मैं नीचे नहीं दिखा सकता था, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऊपर दिखाने के लिए इसको ऊपर लिखा, इसमें कंफ्यूज मत होना। वो तो इसीलिए अब ये अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी यहां से वी नोट में, वी नोट डैश में ही जाएगी। ये वी नोट किसका है, वन वाले E1 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का था, तो ट्रांजिशन ऐसी है मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलती है। फिर इसके अंदर हमारे पास दो आते हैं, सेकंड और थर्ड केस, जो समझने का है। फिर हम फाइनली देखेंगे कि एक्चुअल में कौन सा मिलता है हम लोगों को। तीन केस है, R इक्वल्स टू RE डैश। सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस में क्या हुआ, इफ RE डैश इज ग्रेटर देन RE। अब क्या किया, अब हम यहां पे बना दिया हम लोगों ने, ये हमारा E1 एनर्जी लेवल का था, E1 एनर्जी लेवल था, और ये किसका था हमारा E नोट एनर्जी लेवल का। तो इसका जो डिस्टेंस है इस तरीके से तो सेम है बच्चे, ये यहां पर क्या था RE, ये मेरे पास अगर मैंने बोल दिया V नोट, ये V1, ये V2। अब यहां पर, और जब ये क्या था मेरे पास E1 का, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था E0 के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अब देखो
जब मेरी एनर्जी ज़्यादा हो गई, अब मैंने बोला कि जो मेरा मोलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल में रहेंगे या इलेक्ट्रॉन मेरे हायर एनर्जी लेवल में चले गए, मेरा मोलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल में है, तो वहां पर कि पहले ये आर ई था तो अब आर ई डैश इज ग्रेटर देन आर ई, तो इसका मतलब कि मेरा मोलिक्यूल का जो ग्राफ ऐसा आएगा वो मैंने यहां पे दिखा दिया आर ई। मान लिया कि ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गया यहां से यहां तक, तो मेरे पास जो ग्राफ का वी बनेगा इस तरीके से बनेगा। देखो कि जहां पर ये अगर इसका पॉइंट अगर मैं बनाता हूं, देखो ये यहां पे स्टार्ट हो रहा है, तो इससे तो दूर से ही स्टार्ट होगा। ये पॉइंट अगर मेरा V2 यहां पर आएगा तो ये इसका V2 यहां पर आएगा, इससे दूर डिस्टेंस हो गया। अब मेरा V नोट ऐसा हो गया, फिर क्या हो गया, ये V1 हो गया, यहां पर क्या हो गया, V2 हो गया। इस तरीके से फिर डिसकंटिन्यू हम बोल देंगे कि इस एनर्जी लेवल पे जाके मेरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बच्चे। अब देखो क्या हुआ, व्हेन आर ई डैश इज ग्रेटर देन आर ई, कि अब ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि मेरा मोलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल में था, E1 में था, तो E1 की एनर्जी ग्रेटर होती है E नोट से। अगर एनर्जी ग्रेटर होगी तो वो उसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, तो जब वो E1 के अंदर एनर्जी ज्यादा E नोट से, तो मेरी इस V नोट की भी एनर्जी ज्यादा होगी, इस वाले से इस V1 की भी एनर्जी ज्यादा होगी, इस V1 से V2 की भी ज्यादा होगी। तो अब मेरा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन मेरा नीचे वाले में तो मेरा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वो तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा या मेरा मोलिक्यूल यहाँ पे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर रहा हूं, मोलिक्यूल इस लेवल में था, मेरे इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब क्या होगा, देखो यहां से अब ये डिस्टेंस इतनी हो गई है और मेरे पास ये डिस्टेंस ऐसा था, ये 1, ये किस पे हो गया, 2 पे। तो बोला कि जब हम देखें इसकी स्टेट से बनाते हैं तो कह रहा कि अब हम देखें तो इलेक्ट्रॉन यहां से मैक्सिमम से यहां से जंप नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिडल में। जब ये ट्रांजिशन दिखाते हैं बच्चे, तो ये ट्रांजिशन ऐसा जाता है इस तरीके से इधर पॉइंट पे, कि अब जो मैक्सिमम ट्रांजिशन कहीं से भी जा सकता है। देखो 0 से मेरे पास अब ट्रांजिशन यहां पर भी 0 से 1 में भी जा सकता है, 0 से 2 में भी जा सकता है, वो 0 से 0 में भी जा सकता है, क्योंकि कोई डेल्टा व्यू में क्या आएगा, उसमें नो रेस्ट्रिक्शन है कि कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन इसलिए सभी में जा सकता, तो ग्राफ हमारा सेम, सभी की इक्वल प्रोबेबिलिटी आनी थी। लेकिन जब मेरा डिस्टेंस आर ई का ज्यादा बोलता हूं तो उस टाइम पे बोलते हैं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का हमें मिलता है ग्राफ, ऐसा मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं मिलता। हमें 0 की इंटेंसिटी कम मिलती है, कम, फिर 0-1 की थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा होती है वो किसकी होती है, 0 से 2 की, और फिर वो फिर डिक्रीज होने लग जाती है इस तरीके से 0 से 3, फिर डिक्रीज होने लग जाएगी। क्यों हो गई, इसका आंसर हमें क्वांटम मैकेनिक्स ने प्रोबेबिलिटी ने दिया था कि जब वो ये ग्राउंड लेवल था उसकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन कहां से होगा, इसमें लोवेस्ट में रहेगा। लेकिन अब जो इतना डिस्टेंस बढ़ गया है उसका कि जब ये जंप करके जाएगा तो यहां पर ये V2 एनर्जी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी यहां पर इसके स्टेट में। तो आप यहां से मैं अलग अलग जगह भी दिखा सकता था, अगर V नोट से यहां से जंप करवाता यहां से थोड़ा सा, तो ये यहां से यहां पे 1 में भी जा सकता था, इस कॉर्नर से करवाता तो ये V नोट में भी जा सकता था। लेकिन इनकी इंटेंसिटी कम नहीं है, ये ट्रांजिशन ज्यादा फेवरेबल है क्योंकि यहां पे मैक्सिमम है, और यहां से ये यहां पे जाना क्या करेंगे, डिफाइन। तो ये बिल्कुल मिडल में नहीं जाएगा, या मिडल में भी दिखा सकते थे, लेकिन यहां पे तो इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 0 से 0 में ही जा रहे हैं, 0 से 1 में भी जा रहे हैं, 0 से 3 में भी जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं, 0 से 2 में जा रहे हैं। जब मेरा जो आर ई डैश की डिस्टेंस ज्यादा हो गया, किससे, आर ई से, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। तो यहां से आपको समझ में आ गया भाई ऐसा क्यों हुआ है। फिर एक हमारे पास थर्ड केस आ जाता है, इफ आर ई डैश इज ग्रेटर, वेरी वेरी ग्रेटर देन आर ई, कि जो ये डिस्टेंस आर ई जो डैश था ये बहुत ज्यादा हो जाए, किससे, आर ई से ज्यादा हो जाए। तो अब क्या होगा, देखो बच्चे ये सेम ऐसा हम लोगों ने ई नोट के लिए दिखाया, दिस इज V नोट, V0, V1, V2, V3 और ये फाइनली ऐसे Vn तक। ये ई नोट के लिए था, ये पोटेंशियल एनर्जी है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ रही। अब फर्स्ट के लिए अगर हम दिखाएं कि बहुत बड़ा हो, आर ई डैश बहुत ज्यादा हो गया, तो मान लिया कि आर ई डैश यहाँ पर लाई करता है यहां से यहां तक, तो जो मेरा ग्राफ आता है इस तरीके से ऐसा बनना था, ये V नोट डैश, V नोट, ये 1, ये V नोट, फिर ये सॉरी V1 था, ये 1 का 1, ये 2 का 1, इस तरीके से, और ये इस तरीके से हमारे, यानी कि यहां पर इसको मैंने Vn बोल दिया, Vn एनर्जी लेवल। तो अब हम ट्रांजिशन देखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो मेरी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहां मिडल में होगी,
तो सभी में जा सकती थी, हमारा ग्राफ ऐसा आना था, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं मिलता। क्या होगा, कह रहा है कि जब ये बहुत ज्यादा हो गया, जब इसकी प्रोबेबिलिटी बीच में से जाएगा तो ये जाता है तो ये Vn एनर्जी लेवल में ही जंप करता है, इसके ऊपर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहीं पे थी, और ये तो ऐसा एनर्जी लेवल है वहां पर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इसकी यहां से क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक स्टार्ट हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाता है। अगर इतनी एनर्जी मैं दे देता हूं तो वहां पे उसका बॉन्ड एक्चुअली में ब्रेक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर Re डैश बहुत ज्यादा हुआ ग्रेटर किससे, Re से, तो उस टाइम के ऊपर जब ऐसा होगा कि जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होगी वो V0 से किस में जाएगी, Vn एनर्जी लेवल में, लेकिन इस एनर्जी लेवल कितनी एनर्जी की, वहां पे ये ऐसा एनर्जी लेवल है वाइब्रेशनल जिसके ऊपर बॉन्ड ब्रेक स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब यहां पे अब कोई ट्रांजिशन हमें ऑब्जर्व नहीं होगी, क्योंकि ये एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इस स्पेस पहले ही मॉलिक्यूल क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो ओवरऑल हमारे पास तो ऐसा हमें दिखाई देना था कि ग्राफ बनाते तो ये 0,0 की इंटेंसिटी कम रहेगी, फिर 0,1 की इंटेंसिटी थोड़ी सी से ज्यादा रहेगी, फिर 0,2 की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन यहां पर आने के बाद हमें कंटिन्यूम दिखा देते, इसको कंटिन्यूम बोल देते, CONTINUM, कि यहां पर इस एनर्जी लेवल के पास जाके मेरा बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, एक टाइप से बॉन्ड ब्रेक। और हमें ये दिखाई नहीं देगा किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि मेरा बॉन्ड पहले ही ब्रेक हो गया और इनकी नियरली क्या है, सभी की सेम है, क्योंकि मेरी जो मैक्सिमम ट्रांजिशन जो प्रोबेबल वो 0 से Vn तक जा रही है, और Vn ऐसा एनर्जी लेवल है जिसकी इतनी ज्यादा एनर्जी की उस पे बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो ये 3 हमारे पास केस थे, और इन 3 केस को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी था कि बच्चे ऐसा मानते हैं कि सभी की इक्वल ट्रांजिशन होनी थी, इंटेंसिटी मिलनी थी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं मिलता हम लोगों को। क्यों नहीं मिलता हम लोगों को इक्वली, हमें ये 0,0 की ज्यादा मिल सकती है, 0 से 2 की ज्यादा मिलेगी, या एक थर्ड केस ऐसा था। लेकिन अब एक्चुअली में क्या मिलेगा, देखो 3 केस तो हम लोगों ने किया, ऐसा ऐसा हो सकता है, 3 केस के ये हम लोगों ने कि क्या क्या हो सकता था। अब इसने बोला कि आप ये सोचोगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं, कि क्या कभी Re डैश की इक्वल होगा, तो क्या तो ये इंटेंसिटी 0 मिलेगी, ये केस एक्चुअल में हमें मिलेगा रियल लाइफ में, या ऐसा मिलेगा। तो आपके अकॉर्डिंग हमने बोला कि Re डैश Re से ज्यादा होना चाहिए एक्चुअली के अंदर, क्योंकि ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब एनर्जी इंक्रीज तो बोन लेंथ इंक्रीज, वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज, ऐसा होगा तो ये Re तो ऑलवेज ज्यादा होगा। अगर ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी, ज्यादा बड़ी एनर्जी लेवल में, तो बोन ब्रेक भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो जो हमें ग्राफ मिलता है वो हमें इस वाला ग्राफ मिलता है, यानी कि जो हमें रियल लाइफ के अंदर जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो हमें ये ग्राफ मिलता है, जिसके अंदर दोनों एनर्जी, इसकी एनर्जी ज्यादा होते हुए भी हाई एनर्जी लेवल में इन दोनों का Re कैसा रहता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहता है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, हमारे पास इसके अंदर ये Re डैश बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर दोनों सेम रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि यही चीज इसने फ्रैंक कंडन ने बोली है, क्योंकि ये बड़ा तब होता जब मेरा एक वाइब्रेशनल मोशन होता। ये क्या हो रहा है, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रही है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतनी फास्ट होगी कि उसके अंदर बेशक से ज्यादा एनर्जी वो अपना एक कंप्लीट वाइब्रेशन कर ही नहीं पाएगा, या होता ही नहीं है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि इसकी वजह से, क्योंकि क्या बोल दिया कि एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं, कब तक, जब तक एक कंप्लीट वाइब्रेशनल मोशन हो जाए। कह रहा है कि एनर्जी ज्यादा है, उसकी बोन लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट या स्ट्रेच कर रहा है, लेकिन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा जल्दी स्पीड में हो जाता है। जब तक वो अपनी रेडियस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज करे उससे पहले ही ट्रांजिशन हो जाएंगे। इसमें तो उसने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज की हुई है, फिर ट्रांजिशन दिखा रहा है, लेकिन ये चेंज करने का मौका ही नहीं मिलेगा, उससे पहले ही क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन। तो अगर हमारे एग्जाम में आता है तो एक्चुअली ये समझने के लिए किया था हम लोगों ने, ऐसा क्यों या किस लिए होता है। तो एग्जाम में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं बच्चे, एक डेफिनेशन लिखेंगे और 5 पॉइंट लिखना था हम लोगों ने। 5 पॉइंट का मतलब एक डेफिनेशन और लिखेंगे और 3 केस कि फर्स्ट, अगर Re और Re डैश इक्वल हो जाएगा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के अंदर, फर्स्ट। सेकेंड, जब Re डैश ग्रेटर होगा तो ऐसा 0,2 की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, और अगर थर्ड केस Re डैश ग्रेटर होगा तो Re तो हमें क्या है, Vn वाली मिलेगी, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हमें किसी की भी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन एक्चुअली में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि 0,0 की इंटेंसिटी ऑलवेज ज़्यादा मिलती है जब भी हम जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो पाएगी। तो हम देख लेते हैं कि वो 4 पॉइंट हमें लिखने के, अगर पेपर में आ गया तो ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन था इसको समझने के लिए। अब केवल 5 पॉइंट लिख लेते हैं।
तो देखो बच्चे, हमें ये 5 पॉइंट लिखने हैं हमारे पास अगर एग्जाम में आता है, तो ये सब कुछ जो हमने पहले किया था वो समझने के लिए किया था, क्योंकि उन्हीं को हम लिख रहे हैं यहाँ पे। देखो, तो इसी को दूसरी एक फॉर्म में बोल सकते हैं हम लोग कि एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस सो फास्ट दैट ए वाइब्रेटिंग मोलिक्यूल डज नॉट चेंज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस। कि ये इतनी फास्ट क्यों कह रहा है कि जब तक हमारे पास कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतनी फास्ट होंगी कि जो एक वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल है उसको टाइम ही नहीं मिलेगा अपनी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज करने का। तो कहने का मतलब जो हमारा केस था, ये आर ई डैश इज ग्रेटर देन आर ई या आर ई डैश ग्रेटर देन ज़्यादा वेरी ग्रेटर देन आर ई, ये पॉसिबल ही नहीं होएगा। हो सकता है ऐसा, लेकिन जब इससे जल्दी हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगी, इसका मतलब कह रहा है कि हमारे पास यही हमें रियल लाइफ में ऑब्जर्व होगा। फिर क्या है, एज देयर इज नो सिलेक्शन रूल फॉर डेल्टा वी, कि हमारे पास जो ग्राउंड लेवल से था इस तरीके से हमारे पास कोई सिलेक्शन रूल नहीं था कि ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट का था, ये हमारे पास एक ग्राउंड का था। तो यहां पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल V0 से हमने किया कि वो यहां पर V0 से इस V0 में भी जा सकता था, यहां से वो V1 के अंदर भी जा सकता है, यहां पर वो V2 के अंदर भी जा सकता है। ये हमने बोला क्योंकि ये 1 डैश वाले के हैं हमारे पास सारे के सारे एनर्जी लेवल, क्योंकि ये हमारा एनर्जी लेवल 1 का था और ये एनर्जी लेवल 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से बच्चे ये डैश हमने लगा दिया इस ऊपर वाले को रिप्रेजेंट 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कह रहे कि ये कोई सिलेक्शन हो तो सभी ट्रांजिशन हो सकते हैं और सभी की इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए थी, सेम, इस तरीके से सेम होनी चाहिए। ये इंटेंसिटी तो ये बनाना नहीं है अभी फिलहाल आपको, इंटेंसिटी और ग्राफ करके 0 को, ये 0 को और ये 0 को। आपकी बुक में ये आगे 0 0 1 0 2 0 3 0 दिखा सकते हैं, वो रिप्रेजेंट है कि ये एक्साइटेड वाला पहला दिखाए, हायर वाला पहला रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन आप ऐसा दिखा सकते हो कि ये ऐसा होना चाहिए था, बट actually does not happen as the transition will occur at the position where wave function is maximum। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जो मेरी ट्रांजिशंस होगी वो उसकी मैक्सिमम वेव फंक्शन से होगी, यानी कि जहां पर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है पाने की वो ज्यादा होगी। हमें पता है ग्राउंड में वो बीच में ज्यादा होती है, हायर में वो किनारे पे चली जाती है। तो जब वो हायर पे जाएगा तो मेरे पास किनारे की तरफ जाना फेवर करेगा, मिडल में जाना फेवर नहीं करेगा, क्योंकि हायर में मिडल में वो इलेक्ट्रॉन वहां पे रहना या मोलिक्यूल रहना फेवर नहीं करेगा। ये पॉइंट लिखना, ये डायग्राम नहीं बनाना था। तो कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं मिला क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बेस पे था। तो फर्स्ट क्या है, देयरफॉर द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, कि क्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, डिपेंड अपॉन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन द एक्साइटेड स्टेट रिलेटिव टू द ग्राउंड स्टेट। ऐसा होना था, बट अब क्या अगर है जो हमारा एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट का कैसा। तो उसके अंदर केस फर्स्ट है व्हेन r इज इक्वल्स टू r e डैश। तो अब ये सेम अगर हो गया व्हेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज इक्वल इन अपर एंड ग्राउंड स्टेट, देन द मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन 0 0 इज इंडिकेटेड बाय ए वर्टिकल लाइन इज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। बोल सकता हूं इज इंडिकेटेड बाय वर्टिकल लाइन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ, यहां वर्टिकल लाइन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन हो जाएगी जब हमारे पास, अब आप इसके साथ ऐसा करके दिखा सकते हो कि इंटेंसिटी, ये एक पॉइंट लिखकर, और यहां पर 0 0 और यहां पर 0 1 और आगे 0 2 इस तरीके से, और कह रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी एंड ऑल अदर ट्रांजिशंस लाइक 0 1 0 2 डिक्रीजेस रैपिडली। इसके बाद इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका भी हम लोगों ने ग्राफ बनाया था इस तरीके से, जब रिप्रेजेंट किया था कि जब डिस्टेंस सेम है बच्चे दोनों के बीच में, दोनों सेम ही हाइट पे हैं, तो V0 और ये V0 फर्स्ट वाले का था, तो इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिडल में, इसकी भी मिडल में, तो ये मिडल से इधर मिडल में ही जाना फेवर करेगा, किनारे पे नहीं जाएगा, क्योंकि आगे वाले का जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं V1 पे ले जाता इसका V1 डैश के ऊपर ये E वाले का, तो यहां पर अगर हम देखते तो यहां पे ट्रांजिशन, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहां से वो यहां पर जाना फेवर बिल्कुल भी फेवर नहीं करेगा। तो ये था एक, आप ये दिखा सकते थे V0 से 0 वाले की इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर 0 से 1 कम और ज्यादा और कम भी हो जाएगी। इस तरीके से ये बनाना था, केवल ये लिखना है। ये ग्राफ बनाओ तो बना देना या मत बनाना, या तीनों को एक में हम दिखा सकते हैं इस तरीके से। ये फिर क्या हुआ, व्हेन r e डैश इज ग्रेटर देन r e द मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन इज फ्रॉम 0 to 2 whereas all other transition are of less all other transition are less probable या are of lower intensity। अब इस केस में हम यहाँ पे इंटेंसिटी लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, ट्रांजिशंस। तो 0 0 0 1 0 2, फिर क्या हो गया 0 3। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी की ट्रांजिशन 0 2, इसके इस साइड भी डिक्रीज होगा और इस साइड भी क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज। और इसको अगर आप बनाना चाहते तो इस तरीके से दिखाते कि अब आपका डिस्टेंस ये यहां पर ऐसा बनाओगे, तो दूसरा
इसका जो ग्राफ, अब ये थोड़ा सा डिस्टेंस आपकी जो पीक है यहाँ पे दिखाओगे, पीक इस तरीके से नीचे, तो ये V0 दिखाओगे, ये V1 दिखा के ज़्यादा दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, V0, V1, V2। तो अब इस तरीके से जब हम दिखाएंगे बच्चे इसके अंदर, तो इसके मैक्सिमम मिडल से इसके मिडल मैक्सिमम से दोनों के बीच में ऐसा कि 0 से किस में जा रहा है, 2 में जाएगा, और ऐसा हमें ग्राफ मिलेगा। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अब हमें पता है कि जो इंटेंसिटी का ग्राफ आएगा सभी का सेम आएगा, उसके बाद हम ऐसा कंटिन्यूम दिखा देते हैं कि कंटिन्यूम हो गया, क्योंकि वो ऐसे एनर्जी लेवल में गया Vn, उससे पहले बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो चुका है, क्योंकि वो Vn एनर्जी लेवल में जाएगा, जो बुक में आपको B लिख सकते हैं, V डैश या अलग किसी पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट हो सकता है, कि क्योंकि इस लेवल के बाद हमारे पास एनर्जी लेवल इंक्रीज ही नहीं हो रहे इनके अंदर, जब ये लाइन ऐसे स्ट्रेट मुड़ जाती है यहाँ से ऐसा, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर सभी जगह आप क्या लिखोगे, एनर्जी लिखोगे, एनर्जी एक जगह तो लिख के दिखाना कि एनर्जी क्या है, इस साइड क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इस साइड क्या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सारी लिखोगे ऐसा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एनर्जी, ताकि पता होना चाहिए था हम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नीचे वाली एक्सिस पे क्या है, हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो ये 3 केस था, बस हमने ये लिखना है कि अगर ज्यादा होगा तो वर्टिकल ट्रांजिशन टेक प्लेस टू द एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट Vn whose energy is more than its own dissociation energy। कह रहा है कि इस वाइब्रेशनल एनर्जी की लेवल कितनी ज्यादा एनर्जी की अगर मैं इसको पहुंचाने की कोशिश करूंगा इस एनर्जी लेवल पे मॉलिक्यूल को, तो उससे पहले मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एंड इन सच के डिसोसिएशन अकर्स एंड थस एक कंटिन्यूम अकर्स। तो ये था फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल बच्चे, कि हम कैसा उम्मीद हमारा ग्राफ कैसा आना चाहिए था वो भी बताते हैं, और कैसा हमें एक्चुअल मिलता है उसका भी हम रीजन देते हैं। तो इसके अंदर ये डेफिनेशन लिखनी है, ये दूसरी डेफिनेशन हो सकती है, सेम हमने ये लिखा है, और ये बोल दिया कि हमारे पास यहाँ पे कोई रूल फिक्स नहीं है हमारे पास, तो कोई भी ट्रांजिशन हो सकती थी इक्वल प्रोबेबिलिटी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, उसका 3 केस हमने बता दिया। तो एक्चुअली में हमें ऑलवेज ये मिलता है, और इसका रीजन इसलिए हो गया था कि होना चाहिए ऐसा था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि जब तक एक वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होगी, सॉरी एक पूरा वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग, एक वाइब्रेशनल मोशन होगा, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो जाएंगे। ये था फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल।